तो चलिए आज हम एक बहुत ही गंभीर मामले की पड़ताल करते हैं। बात है 10 नवंबर 2025 की। दिल्ली के लाल किले के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ। हम इस पूरी कहानी में ठीक वैसे ही कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जैसे ही जांचकर्ताओं ने की थी। अब देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी शाम से। जगह है दिल्ली का लाल किला, मतलब एक ऐसा इलाका जहां हमेशा ही लोगों की भीड़ चहल पहल रहती है। पर उस शाम कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। तो धमाके से ठीक पहले हुआ क्या था, चलिए कुछ मिनटों को करीब से देखते हैं। शाम के 6:45 एक हुंडई i20 कार है जो पार्किंग से निकलती है। सिर्फ 7 मिनट बाद 6:52 पर वही कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक रेड लाइट पर जाकर रुकती है और बस कुछ ही पल बाद एक जोरदार धमाका होता है जो सब कुछ हिला कर रख देता। और इस धमाके का असर था वो बहुत ही भयानक था। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक इस हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मतलब ये कोई मामूली धमाका नहीं था, बिल्कुल नहीं। सोचिए, इसकी आवाज इतनी तेज थी 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दिया। आसपास जो गाड़ियां थी वो आग का गोला बन गई और धमाके का मलबा वो करीब 150 मीटर दूर जाकर गिरा। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शाम कितनी खौफनाक रही होगी। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 13 लोग ये असली इंसान थे जिनकी अपनी जिंदगियां थी, अपनी कहानियां थी। जैसे कि लोकेश अग्रवाल जी, वो तो दिल्ली अपने बेटे के ससुराल वालों से मिलने आए थे। या फिर अशोक कुमार, एक DTC बस कंडक्टर जो दिन भर की ड्यूटी के बाद बस अपने घर लौट रहे थे। इन सब की जिंदगी बस एक पल में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो धमाके के बाद जो मंजर था वो जाहिर है बहुत ही अफरा तफरी भरा था। लेकिन इसी क्यूरियोसिटी के बीच जांचकर्ताओं ने अपनी काम शुरू किया, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। उनका पहला मकसद था कोई ऐसा ठोस सबूत या सुराग ढूंढना जिससे इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जा सके। और जानते हैं वो सुराग उन्हें मिला भी, एक जली हुई हुंडई i20 कार के रूप में। यही कार इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई ये कार आई कहां से और इसका असली मालिक है कौन। अब यहाँ से जांच की जो पेचीदगी है वो समझ में आती है। पुलिस ने जो कार के मालिकों को ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला ये एक लंबी चेन है। शुरुआत हुई गुड़गांव के मोहम्मद सलमान से। उसने बताया कि कार ओखला के देवेंद्र को बेच दी, फिर देवेंद्र ने उसे अंबाला में किसी और को बेच दिया और ऐसे ही कई हाथों से होते हुए ये कार आखिर में उमर नबी नाम के एक शख्स तक पहुंची। यहीं पर आकर जांचकर्ताओं को अपना पहला बड़ा लीड मिला। और देखिए, पुलिस इस मामले पर इतनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाना है उन्होंने फॉरेन UAPA के तहत FIR दर्ज की। अब ये UAPA कोई मामूली कानून नहीं है, इसका इस्तेमाल तभी होता है जब शख्स सीधा आतंकवाद पर हो। तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि अधिकारी इसे कोई हादसा नहीं बल्कि एक आतंकी हमला मानकर चल रहे थे। और ठीक यहीं पर कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक ऐसा कनेक्शन सामने आता है जो जांच की पूरी दिशा ही मोड़ देता है। एक दूसरा पुलिस ऑपरेशन जो देखने में तो बिल्कुल अलग लगता था और वो इस धमाके से सीधे सीधे जुड़ने वाला था। ये वो पॉइंट था जहां दो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन आकर मिल गई। सोचिए, एक ही दिन में 10 नवंबर एक तरफ दिल्ली इस धमाके से दहल जाती है और दूसरी तरफ उसी दिन फरीदाबाद में पुलिस टेरर ग्रुप से जुड़े 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार करती है। और बहुत ही जल्दी ये साफ हो जाता है ये दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही बड़ी साजिश का हिस्सा है। और फरीदाबाद में जो घर से जो मिला वो चौंकाने वाला था। कितना? 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 3000 किलो विस्फोटक। ये आंकड़ा बस इतना बताता है अगर ये पूरी साजिश कामयाब हो जाती तो तबाही का मंजर कितना भयानक हो सकता था। वहाँ सिर्फ विस्फोटक नहीं था, पुलिस को बॉम्ब बनाने का पूरा जखीरा मिला। सोचिए, 20 टाइमर, बैटरीज, रिमोट्स, 5 किलो हेवी मेटल्स और तो और एक क्लिंक राइफल और एक पिस्टल भी। मतलब ये सब कुछ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड खतरनाक प्लान की तरफ साफ इशारा कर रहा था। तो अब जांच का जो फोकस था वो इस बड़ी साजिश से हटकर दिल्ली धमाके के मेन सस्पेक्ट पर आ गया। तो इस फरीदाबाद सेल के जो मुख्य खिलाड़ी थे उनमें 2 डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजद्दिल, वो तो गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन एक तीसरा उमर नबी जो खुद भी एक डॉक्टर था वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था।
और यही उमर नबी अब दिल्ली ब्लास्ट का क्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। पुलिस सोर्स के हवाले से जो सामने आ रही है वो है कि उमर नबी को जैसे ही अपने साथियों यानी आदिल और मुजद्दिल की गिरफ्तारी की खबर मिली, वो बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि अगला नंबर उसी का है, वो भी पकड़ा जाएगा। और शायद इसी पैनिक में, इसी घबराहट में उसने जल्दबाजी में उस बम को ब्लास्ट कर दिया, जो शायद किसी और बड़े हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, उमर नबी है कहाँ? क्या वो इस धमाके में खुद भी मर गए या फिर वो जिंदा है और फरार है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने एक ही रास्ता अपनाया, डीएनए टेस्ट। उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया ताकि उसे धमाके में मिली अज्ञात लाशों के सैंपलों से मैच किया जा सके। अब ये जो पूरी घटना है, ये सिर्फ एक आतंकी हमले तक सीमित नहीं है, ये हमें एक समाज के तौर पर कुछ बहुत ही गंभीर सवालों और चेतावनियों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो ऐसे दुखद घटनाओं के बाद जो सोर्स मटेरियल है वो हमें 3 चीजों से बचने की सलाह देता है। पहले चीज, वो मीडिया चैनल जो सिर्फ टीआरपी के लिए सनसनी फैलाते हैं, उनसे दूर रहें। दूसरी, सोशल मीडिया पर जो ट्रोल नफरत फैलाते हैं, उन्हें पूरी तरह इग्नोर करें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने मन से कोई भी थ्योरी बनाने या किसी भी नतीजे पर पहुंचने से बचे जब तक कोई सबूत ना हो। और आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही जरूरी और परेशान करने वाली सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि आखिर 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक देश के राजधानी के इतने करीब फरीदाबाद जैसे शहर में पहुंच कैसे गया? एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालियत निशान लगाता है। जय हिंद।